अमरूद के बागों में साल में 2 बार फलन आता है। अगर किसान इन दोनों फलन को लेता है तो फलों की क्वालिटी और उत्पादन दोनों में ही कमी आ जाती है। इसलिए इन बागों से एक बार ही फलन लेना चाहिए। तो किस मौसम में फलन लेना लाभकारी है और बाहर नियंत्रण के साथ साथ बागों का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर RPCASU पूसा समस्तीपुर की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर निहारिका। जिन किसान भाइयों के यहाँ अमरूद का बगीचा है, बागान है, तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा फल लेना है। अमरूद में 3 बार फल आता है और हमें सबसे अच्छा फल कौन सा होता है, जो ठंडी के समय आता है। इसलिए सबसे अच्छा ये होता है कि हमें जो ठंडी के टाइम का जो होता है फल, उसको लेना चाहिए। उसके लिए हमको ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जो उस समय हमें फल दे। जैसे कि सबसे पहले हम जो हमारा पत्तियां हैं हमारी, उसको थोड़ा काट देंगे अभी के लिए। अमरूद के फलों की बहार नियंत्रण करने के लिए फरवरी से मई माह के बीच सिंचाई नहीं करें। इससे पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती है और पेड़ सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। फिर जून महीने से बाग में जुताई कर पेड़ की आयु के अनुसार खाद और उर्वरक का व्यवहार करें। अमरूद के फूल खिलने से रोकने के लिए 50 ppm नेफ्थलीन एसिटामाइड का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अमरूद का जो पत्ता है वो फैलते बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है, तो सूर्य की किरणें अंदर तक नहीं जा पाती हैं। उसके लिए हम लोग को समय पे समय उसमें कटाई छटाई करते रहना चाहिए। 2-3 तरह की कटाई होती है। जैसे हम पेड़ में एक जोड़े में एक पत्ती को छोड़ देते हैं, ऊपर से दो पत्ती जोड़े को काट देते हैं। 5-6 तरह की हम इसमें कटाई छटाई कर लेते हैं। सबसे पहले 3 पत्ती वाला 2 ऐसे और 1 ऐसा छोड़ते हैं। फिर ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के नीचे का 1 सेंटीमीटर रहने देते हैं। एक होता है जब हम 2 इधर 2 इधर 2 इधर 3 तरह से पत्ती छोड़ते हैं। तो 3-4 तरह की अगर हम इसमें कटाई छटाई करेंगे तो ये होगा कि अमरूद के फल पेड़ को हर समय उपयुक्त सूर्य की किरणें मिलेंगी और जो हमें फल मिलने वाला होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। और यूरिया का छिड़काव करेंगे 2% का सॉल्यूशन बना के, घोल बना के उसको 2% का छिड़काव कर देंगे। उसमें यूरिया डालने से क्या होगा कि हमारी पत्तियां बढ़ेंगी। अभी उसमें फल नहीं होगा, फूल नहीं होगा। वो फल हमें तब देगा जब हमारा जुलाई का महीना निकल जाएगा, उसके बाद हमारा फल देगा। अक्टूबर समय में जब वो फल देगा, वो बढ़ के हमें फरवरी में जाके अच्छा फल देगा। और तीसरा फल जब आता है, एक होता है अक्टूबर का फल, वो ठीक ठाक क्वालिटी का होता है, लेकिन सबसे बेस्ट हमारा जो फल देता है वो होता है विंटर वाला। दूसरा क्या करते हैं, 0.5% इमिडैक्लोप्रिड अभी हम डाल सकते हैं अभी के समय में, ताकि हमारा विंटर सीजन का जो फल है वो हमें मिल जाए। के बगीचे में सबसे बड़ी बीमारी जो आ जाती है, जो हम देखते हैं कि बहुत सारा हमारा बागान पड़ा है अमरूद का, लेकिन उसमें पत्तियां सूखने लगती हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पूरे भारतवर्ष में है और बिहार में भी है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी की जांच देख लेनी चाहिए। अब हमारा बागान है तो हम उसके मिट्टी की जांच कैसे करेंगे, जो हमारा पेड़ है उसके चारों तरफ की मिट्टी देखेंगे। अगर उसमें बहुत ज़्यादा pH उसका बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिप्सम वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत वही पत्तियां सूखती हैं और हमें नहीं कुछ होता, फल नहीं देता है। सावधानी में सबसे पहले तो अमरूद में ये देखिए कि अमरूद ऐसा फल है जो किसी भी हम उसको फिलर प्लांट की तरफ ही यूज़ करते हैं। किसी भी बड़े आम के बगीचे के बीच में अमरूद रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम जब आम के बगीचे के बीच में रख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि उसका जो कीड़ा है वो इसमें ना आ जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ बग्स होते हैं वो लग जाते हैं, कुछ कीड़े होते हैं जो हमारे पत्ते पे होते हैं और जालीदार पत्ते को बना देते हैं। उसके लिए हमें समय समय दवाई का छिड़काव करना चाहिए। आजकल नीम ऑयल का बहुत चलन है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, उसमें कोई भी रसायन का मात्रा नहीं होता। आप उसमें 0.2% का सॉल्यूशन बना के, घोल बना के आप उस पत्ती पर रखिए और समय से समय नीम ऑयल को अगर आप छिड़काव करते रहेंगे, या किसी भी फंजीसाइड जैसे मैंकोजेब 1.5% का अगर घोल बना लें और उसका छिड़काव करें, और सबसे कटाई छटाई करती रहें। हर समय पे कटाई छटाई करें। कहीं भी पत्तियां सूख रही हैं हम उसको ऊपर से काट के हटा दें। पत्तियां सूख रही हैं ऐसा हम नहीं समझेंगे कुछ देर बाद वो पत्तियां खुद ब खुद झड़ जाएंगी। पत्तियां सूखती हैं, लेकिन वो पत्तियां अगर डाल पे लगी हुई हैं तो वो फिर भी जो भी हमारा पोषक तत्व है पौधे का वो भी ले रही हैं। से अच्छा है अमरूद में सबसे बड़ा ये केयर लेना पड़ता है कि सीधा उसको काट के ही हटा दें।
तो अमरूद का जो है अच्छा विकास होगा। प्रदेश में गेहूं की जल्दी बोई गई फसल पकने वाली है और कुछ ही दिनों में इसकी कटाई भी होने लगेगी। इस काम को कराने में किसान को कई मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जो समय पर नहीं मिलते या मिलते भी हैं तो इनकी मजदूरी काफी अधिक होती है। ऐसे में किसान गेहूं की कटाई गहाई अगर मशीन से कराएं तो उन्हें अच्छा लाभ होगा। तो चलिए इन मशीनों के बारे में जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर जया सिन्हा से। हम ये गेहूं की फसल हमारे भारत की मुख्य फसल में आती है। हमारे जैसा कि पता हमारे किसान भाई इसमें बहुत ज़्यादा इसमें लागत लगाते हैं और उन लागत को उनको रिकवर कराने के लिए हमें मैकेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे किसान भाई अभी तक सिकल या हसिया से कटाई करते, चाहे वो धान की खेती हो चाहे वो गेहूं की खेती हो। तो उसको इससे क्या है कि हमारे किसान भाई मतलब ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है इससे। और हम जैसा कि हमें पता है कि मौसम आजकल हर दिन बदल रहे हैं, कभी भी बारिश और तेज़ हवा के कारण फसल का नुकसान हो रहा है। किसान भाइयों, खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिक सतत नए कृषि उपकरणों का आविष्कार कर रहे हैं, जिनके उपयोग से किसान कृषि लागत को कम कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इन यंत्रों का किसान ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। इसके लिए शासन इनकी खरीदी पर अनुदान भी उपलब्ध कराता है। तो आइए जानते हैं किन किन कृषि उपकरणों पर कितना अनुदान दिए है और इन यंत्रों का कार्य क्या है। जैसे हमारे फार्मर्स ये बहुत सारे कृषि यंत्र उपलब्ध है हमारे फार्म में, जैसे कि रीपर कंबाइनर, कंबाइन हार्वेस्टर, ये ना केवल गेहूं की खेती करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं या कटाई करते हैं, बल्कि ये ओट, सरसों, दलहन, तिलहन आदि की भी हार्वेस्टिंग कटाई करते हैं। रीपर जो है मतलब एक स्वचालित भी है और ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड रीपर, दो तरह के होते हैं, एक स्वचालित होते हैं, एक ये फ्रंट माउंटेड रीपर होते हैं। जो किसान भाई के पास ट्रैक्टर है वो फ्रंट माउंटेड रीपर लगा के उसकी गेहूं की कटाई कर सकते हैं। उसी तरीके से सेल्फ प्रोपेल जो रीपर है उस आराम से कतार में कटाई कर सकते हैं। कार्य क्षमता है लगभग 0.4 हेक्टेयर प्रति घंटा है और इसकी डीजल की जो खपत है 1 घंटा में बहुत कम है, जो 1.5 से 2 लीटर तक होती है 1 घंटे में। इसके अलावा हमारे समय की बचत हो जाती है, ज़्यादा जो कटाई के बाद जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाती है। और अगर हम कहे अगर इस रीपर के बाद अगर हमारे पास इससे भी अगर हम थोड़ा पैसे और लगा दे तो हम रीपर कम बाइंडर यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे किसान भाइयों के लिए ना केवल कटाई का काम करती है, गेहूं की कटाई का काम करती है, बल्कि इसको बोझे बना के इकट्ठा करके बोझा बना देती है, जिससे आसानी से हमारे किसान भाई इसको उठा के खेतों से डायरेक्टली थ्रेशिंग के लिए ले जा सकते हैं या अपने घरों में रख सकते हैं और बाद में उसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं। रीपर कम बाइंडर की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है लगभग 2 से 3 लाख है और इसकी सब्सिडी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मिलती है कि हमारे किसान भाइयों को। और आजकल हम कंबाइन हार्वेस्टर को भी अपने खेतों में खूब देख रहे हैं। कंबाइन हार्वेस्टर एक एकल इकाई यूनिट है, जिसमें क्या है कि इसमें कटाई भी हो सकती है, थ्रेशिंग भी हो सकती है, क्लीनिंग और सेपरेशन, मतलब कि भूसे और गेहूं के दाने को अलग अलग एक ही वक्त पे कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक ही समय पे हम सारी चीज़ों का कटाई, थ्रेशिंग, क्लीनिंग और सेपरेशन कर सकते हैं। इससे हमारे किसान भाइयों का समय की बचत, लेबर की बचत बहुत हो जाती है। लगभग इसकी जो कार्य क्षमता है 1 हेक्टेयर प्रति घंटे के हिसाब से है। और अगर कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें तो ये 105 HP की जो अगर कंबाइन हार्वेस्टर हमारे पास है तो उसकी जो कॉस्ट है 16-17 लाख है और अगर सब्सिडी उसे काउंट करें तो सब्सिडी 4-5 लाख तक है, तो लगभग उनको 12-13 लाख लगेंगे उनको परचेज़ करने में। अगर हमारे जो छोटे मंझोले किसान जो हैं वो इतना अगर एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि हम रीपर या रीपर कंबाइनर यूज़ करें, इस वजह से हमारी बिहार सरकार और भारत सरकार ने एक कस्टम हायरिंग मॉडल डेवलप किया है, जिसमें हम किसान किराए पे प्रति घंटे के हिसाब से मशीनों को उपलब्ध करा सकते हैं, अपने काम में ले सकते हैं और फिर उसको वापस दे सकते हैं। तो
मैकेनाइज्ड वे में कटाई कर सकते। इससे बहुत मतलब फसल का नुकसान नहीं हो सकता, जितना उनकी लागत हुई है उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सकता है। किसान भाइयों, इन यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इन यंत्रों की खरीदी पर अनुदान के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। राज्य में जिन किसानों ने राजमा की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। ऐसी दशा में फसल पर समसामयिक कार्यों को सही समय और सही ढंग से करें, तभी अधिक उपज होगी और फलियों की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो आइए राजमा में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IN शुक्ला से। सभी किसान भाई जानते हैं कि राजमा सब्जी की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। पोषक तत्वों की दृष्टि से ये भरपूर होती है और बीन्स ग्रुप की फसल होने के नाते इसका सब्जी में बहुत अच्छा योगदान है। किसान भाइयों, इसके उत्पादन के लिए कुछ ख़ास बातें ऐसी होती हैं कि जिनको समय समय पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हमें चाहिए कि राजमा की फसल को खरपतवार मुक्त भी रखें। समय समय पर उसकी देखरेख करते रहने से हम अच्छी पैदावार प्राप्त करते हैं। पोषक तत्वों का हमें समय समय पर ध्यान देना पड़ता है। इसमें प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें पूरी पोटास और फास्फोरस की मात्रा को आधी नत्रजन की मात्रा लेते हुए हम बुआई के समय ही खेत में डाल देते हैं। तत्पश्चात आधी नत्रजन की मात्रा हमारी जो बचती है उसको हम खड़ी फसल की अवस्था में 2 बार में, पहली 35 से 40 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी पहली पिकिंग के बाद यानी 55 से 60 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में छिड़काव कर देते हैं। इसे चूँकि हल्की अम्लीय भूमि ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए पानी की सिंचाई की मात्रा भी कम करनी पड़ती है। ये भूमि के प्रकार पर निर्भर करती है। जब भी फल फूल बनने की अवस्था आती है, फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति से किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जल निकास उनका अवश्य करें। इस प्रकार से किसान भाइयों, कभी कभी सभी पुष्प में फली नहीं बनती है। इसके लिए चाहिए कि कम से कम 50 से 100 ppm का GA3 का अगर हम इस पर छिड़काव कर देते हैं तो जो पोल टाइप की बीन्स होती हैं उसमें पौध बढ़वार के साथ साथ उसमें फल फूल बनने की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है और काफ़ी लंबे समय तक इससे हमें हरी फली प्राप्त होती रहती है। तथा इसमें जो दूसरी बुश टाइप की झाड़ी नुमा तरह की जो राजमा की फसल होती है, इसमें इसका छिड़काव करने से उसमें फली बनने की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। इसमें प्रायः ये भी देखा गया है कि फसल सुरक्षा के लिए कभी कभी इसमें फली पर एंथ्रेक्नोज या तने पर और पत्तियों पर लीफ स्पॉट आने की संभावना रहती है। इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बविस्टीन अथवा मैंकोजेब की 1.5 से 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इकसार प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने से इस तरह की जो बीमारी है वो आने की संभावना नहीं रहती है और फली का रंग आकर्षित होता है। किसान भाइयों, अब बात आती है तुड़ाई प्रबंधन की। तो राजमा की फसल में फूल आने के 15 से 20 दिन के बाद फलियां तैयार हो जाती हैं। फलियां जब मुलायम हो जाएं तब तुड़ाई कर लेना चाहिए। झाड़ीदार किस्मों से 3 से 4 तुड़ाई की जाती है तथा चढ़ने वाली किस्में लंबे समय तक फलियां देती हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई अगर समय समय पर अपनी फसल का अच्छा प्रबंधन करेंगे, देख रेख करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें 100 से 130 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से
हरी फली प्राप्त हो जाती है तथा उन्हें अच्छा बाजार भाव मिलने की संभावना रहती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में गरज वाले बादल बनने की संभावना है तथा इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के अंदर हल्की वर्षा अनेक स्थानों पर होने की संभावना है। कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें। फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध हो वे मूंग की खेती कर सकते हैं। मूंग की उन्नत किस्म SML 668 की बुआई 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीटों का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम अविलंब करें, चूँकि इन कीटों का विकास खेत के मिट्टी में होता है तथा बड़े होने पर ये पौधे पर चढ़कर पत्तियों का रस चूसता है। इसलिए पौधे के जड़ के नजदीक मिट्टी को कोड़कर क्लोरपाइरिफॉस कीटनाशी दवा का घोल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से बनाकर अच्छी तरह से भिगो दें। साथ ही साथ इसी दवा का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से पौधे पर भी करें। अगर बकरियों में निमोनिया तथा CCPP नामक बीमारी का लक्षण, जानवर के नाक से स्राव आना, शरीर का तापमान बढ़ जाना तथा खाना पीना छोड़ देना इत्यादि दिखाई पड़े तो इस रोग से बचाव हेतु इंड्रोफ्लॉक्सीसासिल दवा की सुई जानवरों के मांस में 2 सीसी बड़े जानवरों में तथा 1 सीसी छोटे जानवरों में 3 से 5 दिनों तक लगवाएं। चारा के लिए ज्वार, मकई और बाजरे की बुआई करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवाल को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोपालपुर, जिला समस्तीपुर के प्रदीप सिंह ने। आपने बैंगन की फसल में बंझा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई जोहार, ये आपको अगर बैगन की खेती आप करते हैं तो बैगन की खेती में किसान भाई कुछ समस्याएं आती हैं जो आपके पौधे में बीमारी के रूप में देखने को मिलता है। तो इसमें एक समस्या है पौधे में कि पत्तियों का छोटा छोटा लिटिल लीफ पौधा, जो कि एक फाइटोप्लाज्मा है, उसके द्वारा ये रोग होता है, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि ये बैगन का लिटिल लीफ है, छोटी पत्ती है। इसमें लक्षण किसान भाई आप देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी और झुंड में निकलेगी, वहाँ पे आपको कोई फूल और फल नहीं निकलेंगे और अगर फल निकलते भी हैं तो बहुत छोटे होंगे और उसके मार्केट वैल्यू नहीं होंगे। जिसका कि वाहक जो है बेसिकली जैसिड होता है, जैसिड एक कीड़ा है। तो अगर इस जैसिड का कंट्रोल आप कर लेते हैं तो आप इसमें क्या है कि आपको देखना है कि जो स्वस्थ पौधे हैं उसके बचाव के लिए जो संक्रमित पौधे हैं उसकी पहचान तुरंत करें, रोग के लक्षण दिखते ही, और पहचान करके उसको सतर्कता से आप उखाड़ लें और जला दें, जहाँ तहाँ न फेंकें। तो ये दवा इसके लिए इसमें है डाइमेथोएट है, उसका 0.2% यानी 2 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।